Hello, welcome to everybody in my YouTube channel केमिस्ट्री बाय भरत सलवाड़िया। बीएससी थर्ड ईयर की पिछली क्लास में हम यूनिट फर्स्ट के टॉपिक की चर्चा कर रहे थे, जो अपना लास्ट टॉपिक था कठोरता, मृदुता तथा विद्युत ऋणात्मकता। और उसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है पियर्सन पॉलिंग विरोधाभास, पियर्सन पॉलिंग पैराडॉक्स। देखो, पियर्सन और पॉलिंग दोनों ने अपने अलग अलग कंसेप्ट दिए, अलग अलग थ्योरीज दी। अब इन दोनों में कहाँ तक सिमिलरिटी है और कहाँ जाके इनके विचारों में एकता नहीं है, तो वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिंग के अनुसार दो एटम की विद्युत ऋणता में जितना अधिक अंतर होता है, उनके मध्य बनने वाले आयनिक बंध की ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है, अर्थात संगत यौगिक उतना ही अधिक स्थायी दैट मीन स्टेबल होता है। इस धारणा के अनुसार सीजियम फ्लोराइड में प्रबलतम आयनिक बंध अपेक्षित है। किस अवधारणा के अनुसार? पियर्सन पॉलिंग अवधारणा के अनुसार सीजियम फ्लोराइड में प्रबलतम आयनिक बंध अपेक्षित है। इसके बाद देखो, हम यहाँ से इस तरह समझ सकते हैं सीजियम फ्लोराइड की विद्युत ऋणता में अंतर किस प्रकार से है। देखो, सीजियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 0.7। कितनी होती है? 0.7। और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी होती है? 4.0। तो दोनों की विद्युत ऋणता में कुल अंतर कितना है? 4.0 माइनस 0.7। तो टोटल जो अंतर है, डिफरेंस है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वो है 3.3 का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सीजियम आयोडाइड की। सीजियम आयोडाइड की देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। यहाँ पे आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है 2.5 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीजियम की बात करते हैं वो है 0.7। 0.7 यहाँ भी है, 0.7 यहाँ भी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एटम की जितनी है उतनी ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होती है। तो देखो, इन दोनों की विद्युत ऋणता में कितना अंतर है? विद्युत ऋणता में यहाँ बात करें 2.5 माइनस 0.7, तो यहाँ जो अंतर है वो है 1.8 का। अब आगे हम समझते हैं इसे, अर्थात सीजियम फ्लोराइड एक स्थायी यौगिक होना चाहिए, परंतु पॉलिंग अवधारणा के विपरीत यह लिथियम आयोडाइड के साथ निम्न प्रकार तीव्र ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संपन्न करता है या तीव्र ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देता है। जब हम सीजियम फ्लोराइड की क्रिया लिथियम आयोडाइड से कराते हैं, तो यहाँ पर देखो सीजियम फ्लोराइड में हमें जो मैंने टेबल बताए थे आपको स्टार्टिंग में, आपको स्पीशीज को पहचानना आना चाहिए, वर्गीकरण आना चाहिए, कौन सी स्पीशीज आपकी सॉफ्ट है, कौन सी स्पीशीज हार्ड है। और यदि आपको वो टेबल याद नहीं है, इनका वर्गीकरण याद नहीं है, तो ये यूनिट आपके लिए बहुत टफ हो सकती है। और यदि आपने इनका वर्गीकरण ठीक तरीके से याद कर लिया है, तो मैं मानता हूं ये यूनिट आपको काफी आसान लगेगी और काफी स्कोरिंग यूनिट आपकी है। तो देखो, सीजियम फ्लोराइड में यहाँ पर सीजियम सॉफ्ट नेचर का है। सॉफ्ट क्या है? एसिड। और फ्लोरीन क्या है? हार्ड बेस। यहाँ हम लिथियम आयोडाइड में बात करें, लिथियम क्या है आपका? हार्ड एसिड। और आयोडीन क्या है आपका? सॉफ्ट बेस। जब इनकी क्रिया आपस में होती है तो आपका ये अभिक्रिया बहुत फास्ट रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट बनता है आपका लिथियम फ्लोराइड प्लस सीजियम आयोडाइड। यहाँ पर लिथियम फ्लोराइड जो है हार्ड कॉम्बिनेशन है और सीजियम आयोडाइड जो है वो सॉफ्ट कॉम्बिनेशन है। तो पियर्सन के HSAB कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों स्टेबल जो है कॉम्प्लेक्स हैं, और यहाँ पर माइनस 63 किलो जूल प्रति मोल जो उष्मा है यहाँ से बाहर निकलती, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। उपरोक्त अभिक्रिया की व्याख्या पियर्सन की कठोर मृदु अवधारणा से की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, पियर्सन के अनुसार सीजियम फ्लोराइड व लिथियम आयोडाइड में क्रमशः मृदु कठोर तथा कठोर मृदु अंतःक्रियाओं के कारण यह अपेक्षाकृत कम स्थायी है। हमने यही कहा है कि सीजियम फ्लोराइड में मृदु कठोर और लिथियम आयोडाइड में कठोर मृदु टाइप की जो है बॉन्डिंग है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स अस्थायी है। इसलिए यह तीव्रता से अभिक्रिया करके सीजियम आयोडाइड व लिथियम फ्लोराइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें क्रमशः मृदु व कठोर अंतरक्रियाओं के कारण उत्पाद अधिक स्थायी होते हैं। देखो, एक और अपन एग्जांपल यहां ले लेते हैं, मर्क्यूरिक फ्लोराइड। यहाँ पर मर्करी क्या है आपका, किस कैटेगरी का है, ये सॉफ्ट एसिड है। फ्लोराइड क्या है, फ्लोरीन है, वो हार्ड बेस है।
और यहाँ बात करें हम बेरिलियम आयोडाइड की, तो बेरिलियम किस कैटेगरी का है? ये हार्ड एसिड है और आयोडीन सॉफ्ट बेस है। जब इनकी क्रिया हम करवाते हैं आपस में तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बेरिलियम फ्लोराइड और मर्क्यूरिक आयोडाइड बनता है। मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉफ्ट टाइप का है और बेरिलियम फ्लोराइड आपका हार्ड टाइप का है। तो HSAB कॉन्सेप्ट के अनुसार हम इसे अच्छे से समझा सकते हैं। और जो पियर्सन पोलिंग विरोधाभास है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन या 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस यूनिट के जो लास्ट टॉपिक है वो है HSAB कॉन्सेप्ट के अनुप्रयोग या HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। तो देखो इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, क्या क्या इसके जो हैं यूटिलाइज हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो पहला जो है इसका उपयोग या अनुप्रयोग कह सकते हैं, यौगिकों या संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है तो वो स्थायी होगा या अस्थायी होगा, स्थायी होगा तो कितना स्थायी, ये कई सारे पॉइंट्स हैं इसके, तो उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं HSAB कॉन्सेप्ट के द्वारा। पियर्सन के अनुसार कठोर व मृदु अंतःक्रियाओं से निर्मित यौगिक या संकुल अधिक स्थायी होते हैं। ये हम फर्स्ट डे के स्टेटमेंट से ही जानते आ रहे हैं कि पियर्सन का ये स्टेटमेंट रहा है और इसी पे हम आगे चर्चा कर रहे हैं। जबकि कठोर मृदु तथा मृदु कठोर अंतःक्रिया से निर्मित यौगिक अस्थायी होते हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड माइनस यौगिक स्थायी है किंतु AgF2- अस्थायी होता है। आपसे पूछ सकता है कि ये दोनों क्यों होते हैं, Ag(I2) स्थायी होता है, Ag(F2) अस्थायी होता है, तो आपको इसका जवाब देना है HSAB कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। जरा हम बात कर लेते हैं रीजन क्या रहा है इसका। देखो क्योंकि Ag+ एक मृदु अम्ल है, ये सब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा है कि आपको टेबल याद होना चाहिए, इनका क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए, क्योंकि वर्गीकरण आपको पता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं, हमें मालूम है Ag+ मृदु अम्ल है जो मृदु क्षार आयोडीन के साथ मृदु अंतःक्रिया के कारण Ag(I2- का निर्माण करता है। और हम जानते हैं HSAB कॉन्सेप्ट के अनुसार मृदु अंतःक्रिया द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स स्थायी होते हैं और कठोर अंतःक्रिया द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स भी स्थायी होते हैं। लेकिन कठोर मृदु और मृदु कठोर अंतःक्रिया द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स अस्थायी होते हैं अकॉर्डिंग टू HSAB कॉन्सेप्ट पियर्सन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखो Ag+ आपका सॉफ्ट एसिड है और आयोडीन सॉफ्ट बेस है, इन दोनों की जब क्रिया होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका Ag(I2) स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। यह क्या है, स्थायी उत्पाद आपका है। जरा हम बात करते हैं आगे। किंतु फ्लोरीन एक कठोर क्षार है, इसलिए मृदु कठोर अंतःक्रिया के कारण Ag(F2- अस्थायी होता है। यहाँ हम बात करें Ag+ की तो ये क्या है आपका SA दैट मीन सॉफ्ट एसिड, और 2F- तो आपके यहाँ फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल आएंगे। देखो तो 2F मैंने लिया है, 2F- तो ये क्या है आपका सॉफ्ट बेस। क्या है ये, सॉफ्ट बेस। और जब इसकी क्रिया होगी हार्ड बेस है, ये हार्ड बेस। तो यहां जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो सॉफ्ट एंड हार्ड का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये आपका उत्पाद अस्थायी होगा। ये उत्पाद क्या होगा आपका, अस्थायी उत्पाद होगा। ये यहाँ क्या है आपका हार्ड बेस। फ्लोरीन को हमने किसमें लिखा था, कठोर क्षारों की श्रेणी में। अर्थात Ag(I2) या सिल्वर आयोडाइड व सिल्वर फ्लोराइड का स्थायित्व HSAB अवधारणा के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन है प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति या धातुओं के खनिजों की प्राप्ति। देखो हम जो अयस्क मिलता, खनिज किससे मिलते हैं, हमें अयस्क से, और अयस्क प्राप्त कर लिया दैट मीन हमने धातु प्राप्त कर ली। तो इसको हम किसी भी तरीके से कह सकते हैं टॉपिक को, प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति या धातुओं
के खनिजों की प्राप्ति। अब देखो जो पॉइंट इसका पहला, कठोर अम्लों के रूप में व्यवहार करने वाली स्पीसीज या धातु आयन। कठोर अम्ल कौन कौन से तरह के, जैसे सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, बेरियम प्लस 2, मैग्नीशियम प्लस 2, सिल्वर प्लस 2, कैल्शियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3 इत्यादि प्रकृति में सदैव कठोर सारों जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट आदि के साथ स्थायी खनिजों के रूप में वितरित रहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या डाइसोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इत्यादि जो हैं, इस प्रकार के इनके ऑक्साइड और कार्बोनेट होते हैं। इसी प्रकार मृदु अम्लों के रूप में व्यवहार करने वाली धातुएं जैसे कॉपर प्लस, एजी प्लस, एयू प्लस, Hg2 प्लस, प्लेटिनम 2 प्लस, पैलेडियम 2 प्लस आदि प्रकृति में मृदु क्षार जैसे F2 माइनस, Cn माइनस, HCN माइनस, I माइनस इत्यादि के साथ निर्मित स्थायी खनिजों के रूप में वितरित होते हैं। अब देखो यहाँ आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमने फ्लोरीन को किसमें रखा था, हार्ड बेस में, लेकिन बेटा यहाँ ध्यान देने के बाद यहाँ फ्लोरीन के ऊपर -2 चार्ज हैं और जब माइनस चार्ज बढ़ेगा तो साइज बिगर हो जाएगा और बिगर साइज, बिगर मतलब बड़ी साइज होते ही आपके सॉफ्ट नेचर आ जाएगी। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर है। जबकि सीमावर्ती अम्लों के रूप में व्यवहार करने वाली धातुएं जैसे Fe2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस, निकल 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस, जिंक 2 प्लस आदि प्रकृति में दोनों प्रकार के खनिजों के रूप में पाए जाती है, दोनों प्रकार के खनिज इनके पाए जाते हैं। इसके बाद देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन HACCP कॉन्सेप्ट का, वो है उभयदंतुक लिगेंड में बंधन की स्थिति अथवा स्थायित्व। यही टॉपिक आपसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। उभयदंतुक लिगेंड के साथ बनने वाले संकुलों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड विद एम्बिडेंट लिगेंड। देखो सबसे पहले जो बात है उभयदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, ये हम फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में चर्चा कर चुके हैं लिगेंड के बारे में। फिर मैं आपको संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं। जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं ये ऐसे लिगेंड हैं कि इसमें जो है डोनर एटम 2 होते हैं, एक ही लिगेंड में 2 डोनर एटम होते हैं। दैट मीन डोनर साइड जो होती है वो 2 साइड होती है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं आगे से। यदि उभयदंतुक लिगेंड में दाता परमाणु की कठोरता व मृदुता में भिन्नता हो तो यह लिगेंड संकुल निर्माण के दौरान कठोर धातुओं के साथ कठोर दाता परमाणु के माध्यम से बंध निर्माण को प्राथमिकता देते हैं, जबकि मृदु धातुओं के साथ मृदु दाता परमाणु के माध्यम से बंध निर्माण को प्राथमिकता देते हैं। दैट मीन हम ये कह सकते हैं कि आपका एक जो लिगेंड है जिसमें 2 डोनर एटम हैं और दोनों डोनर एटम में से एक की विद्युत ऋणता ज्यादा है और एक की विद्युत ऋणता कम है, तो हम यहाँ स्पष्टली ये कहना चाहते हैं कि यदि जब ये किसी अम्ल से क्रिया करेगा तो जो जिसकी विद्युत ऋणता अधिक है वो सदैव कठोर अम्ल के साथ क्रिया करने को उद्यत रहेगा या उसको प्राथमिकता देगा, और यदि आपका जो है लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्रिया करता है तो अम्ल जो आपका होगा वो मृदु अम्ल होगा। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं यहाँ पर HCN माइनस थायोसाइनाइड जो है में सल्फर भी आपका डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, क्योंकि सल्फर भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है। अब यहाँ पर सल्फर मृदु तथा नाइट्रोजन कठोर दाता एटम है। यहाँ पर सल्फर आपका किस नेचर का है, मृदु नेचर का, और नाइट्रोजन किस नेचर का है, हार्ड नेचर का। ये दोनों क्या है, बेस। इसलिए कठोर धातु जैसे कोबाल्ट +3 के साथ सदैव
नाइट्रोजन एटम के माध्यम से बॉन्ड बनाकर CONH3 NCS +2 प्रकार का संकुल बनता है, जबकि मृदु अम्लों जैसे मृदु अम्लों मतलब जो आपके मेटल्स हैं जिनकी साइज बड़ी है वो मृदु कैटेगरी में रखी गई है, तो प्लेटिनम प्लस के साथ सल्फर एटम के माध्यम से PtSCN4 -2। तो देखो आपने अंतर देखा यहाँ पर NCS और SCN, फर्क इतना सा है, बस आपको समझ में आना चाहिए और एग्जामिनर को ये समझाना आना चाहिए। यहाँ से भी वो आपसे 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन पुट करता है और इन दोनों एग्जाम्पल्स को लेकर आप इसे समझा सकते हैं। तो PtSCN का होल 4 -2 प्रकार के संकुलों का निर्माण करता है। यहां हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे रोडियम NH3 NCS2+, तो ये आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो नेचर है वो है हार्ड नेचर और इसकी नेचर हार्ड है। तो हार्ड दोनों का जो है कॉम्प्लेक्स बनेगा, कौन सा बनेगा बेटा? स्टेबल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ हम बात करते हैं RH NH3SCN2+, तो केवल यहाँ पर जो अटैकिंग साइड है यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ आपका सल्फर है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है। तो ये आपका हार्ड नेचर का, ये सॉफ्ट नेचर का है, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका अनस्टेबल होगा। अब इससे आगे जो अगला जो एप्लीकेशन है वो है हेलो अम्लों के सामर्थ्य की व्याख्या। जो हेलो एसिड्स हैं उनके सामर्थ्य की व्याख्या हम करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। हेलो एसिड्स के सामर्थ्य के बारे में हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर के दौरान कोई भी परेशानी आई हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।